तो आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपायरेशन। आप ये फिगर भी देख रहे होंगे, जहां कर्सर घूम रहा है। तो ये बातें जो हो रही है, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ध्यान से देखिए। और ये क्या हो रहा है? एसेंट ऑफ सैप। यहाँ क्या हो रहा है? एसेंट ऑफ सैप। यहाँ ये वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो रही है। रूट से वाटर एब्जॉर्ब होके जाइलम में जा रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? तो ये एसेंट ऑफ सैप है। और ये जो हो रहा है क्या? ट्रांसपायरेशन। इसी तीन बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपायरेशन। एक छोटी सी बात समझनी है कि वाटर का केवल एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वाटर और मिनरल दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन दोनों का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन अलग मैकेनिज्म से होता है और मिनरल का एब्जॉर्प्शन अलग मैकेनिज्म से होता है। लेकिन दोनों जब जाइलम में पहुंचते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। दोनों जब जाइलम में पहुंचते हैं तो वहां आकर के क्या होते हैं? आपस में मिक्स हो जाते हैं। और ये मिक्स होने के बाद ये कहलाता है सैप। क्या कहलाता है? सैप। तो एसेंट ऑफ सैप का मतलब हुआ एसेंडिंग और ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल बोथ। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन। उसी तरह ट्रांसपीरेशन में केवल वाटर लॉस होता है, मिनरल का लॉस नहीं होता है। बातें समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? तो सबसे पहले ऑर्गन फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? रूट का फिगर है। इसमें ये क्या है? रूट कैप है। ये उससे ऊपर क्या है? मेरिस्टेमेटिक रीजन है। उसके ऊपर जोन ऑफ इलॉन्गेशन है। और उसके ऊपर क्या है? रूट हेयर जोन। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर जोन में होता है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर जोन में होता है। ये बात आप दिमाग में रखें। कहता है कि रूट है 4 डिफरेंट रीजन। रूट कैप रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन या जोन ऑफ सेल डिवीजन, इलॉन्गेशन रीजन या जोन ऑफ इलॉन्गेशन, और रूट हेयर जोन या जोन ऑफ मैच्यूरेशन। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम रूट हेयर रीजन। दिस रूट हेयर इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट। अब ये बात समझना है कि रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वाटर कौन सा वाटर एब्जॉर्ब होता है? आप पहले भी आपको हमने बताया, फिर बता दो कि वाटर 3 फॉर्म में मेनली पाए जाते हैं। कैपिलरी वाटर, ग्राउंड वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इन तीनों में से कैपिलरी वाटर को ही रूट एब्जॉर्ब करता है। यह बातें क्लियर हुई? बातें समझ में आ रही है या नहीं? आवाज क्लियर है या नहीं? बातें समझ में भी आ रही है कि कहीं कोई दिक्कत? नहीं समझ आ रहा। अब है कि वाटर एब्जॉर्प्शन का पाथ क्या है? पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो कहता है कि सबसे पहले वाटर क्या है? कैपिलरी वाटर कहाँ है? सॉइल में है। सॉइल से कहाँ आएगा? रूट हेयर में। रूट हेयर से कहाँ आएगा? इपीडर्मिस, यानी इपीब्लेमा या इपीडर्मिस। वहां से कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस से कहाँ जाएगा? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल से कहाँ जाएगा? जाइलम। तो जाइलम में पहले प्रोटोजाइलम और फिर मेटाजाइलम। इस फिगर में आप देखिए, यहाँ रूट हेयर दिख रहा है।
और ये रूट हेयर कहाँ लगा है? इपीडर्मिस पर लगा हुआ है। और जस्ट इपीडर्मिस के अंदर क्या है? कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है? इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस से नीचे अंदर क्या है? पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल से अंदर क्या है? जाइलम है, जो स्टीलर रीजन का निर्माण करता है। तो आपने जाना कि सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा? रूट हेयर में। रूट हेयर से कहाँ जाए? तो रूट हेयर यानी इपीडर्मिस, और इपीडर्मिस से कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस से कहाँ जाएगा? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल से कहाँ जाएगा? जाइलम। ये देखिए यहां रूट हेयर है, और अब ये रूट हेयर क्या किया? यहां आया, कॉर्टिकल सेल में ला दिया, और इस कॉर्टिकल सेल से ये कहां चला गया? अब यहां आके इंडोडर्मिस पर। इंडोडर्मिस की पहचान क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप। प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप, कि कैस्पेरियन बैंड पाए जाते हैं। और यहां से भी ये कहां जाएगा? जाइलम में जाएगा, या प्रोटोजाइलम में जाएगा। यहां देख रहे हैं ये प्रोटोजाइलम है, और इसके बाद ये बड़े वाले मेटाजाइलम है। तो आप ये समझ गए कि सॉइल कहां से कैसे वाटर चलेगा? सॉइल सॉल्यूशन से रूट हेयर, रूट हेयर से इपीडर्मिस, इपीडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो ये था पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर एब्जॉर्प्शन के पाथ में, सही बात है, दो तरह से, एक रेड लाइन से यानी सिम्प्लास्टिक पाथवे से वाटर जा रहा है, और एक एपोप्लास्टिक पाथवे से वाटर जा रहा है। तो अब यहां यह डिस्कशन करने की बात होगी कि यह एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है। आइए देखते हैं। ये वाटर जो एपोप्लास्टिक रूट कहता है कि एपोप्लास्टिक रूट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल थ्रू द एपोप्लास्ट विच इंक्लूड सेल वॉल। याद रखिएगा कि एपोप्लास्ट पाथवे किसके द्वारा चलता है? सेल वॉल के द्वारा। जाइलम एंड इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन, सेल वॉल के बाद जाइलम में भी एपोप्लास्टिक पाथवे चलता है, और सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको सुविधा होगी। एपोप्लास्टिक रूट में कौन कौन आता है? सेल वॉल, जाइलम और इंटरसेलुलर स्पेस। ये देखिए रूट हेयर है, और रूट हेयर में सेल मेम्ब्रेन है। अब सिम्प्लास्टिक रूट कौन सा है? ये देखिए, इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल थ्रू सिम्प्लास्ट और सेल साइटोप्लाज्म। इसके द्वारा सेल फ्लाइटोप्लाज्म, और वो कनेक्टेड किससे रहता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये दो ऑप्शन आ गया आपके सिम्प्लास्टिक रूट का, और तीन ऑप्शन आ गया एपोप्लास्टिक रूट का। तो ये देखिए, ये एपोप्लास्टिक रूट सेल वॉल के द्वारा इंटरसेलुलर स्पेस होते हुए ये कहां निकल जा रहा है? सीधा जाइलम में चला जा रहा है। लेकिन सिम्प्लास्टिक पाथवे जो आप देख रहे हैं, तो यहां से देखिए, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है? साइटोप्लाज्म को होते हुए, प्लाज्मोडेस्माटा से पार करते हुए, और सीधा चला जा रहा है। एक बात और भी ध्यान देना है कि एपोप्लास्टिक पाथवे कैस्पेरियन स्ट्राइप, यहां देखिए ये कैस्पेरियन स्ट्राइप बने हुए हैं, तो कैस्पेरियन स्ट्राइप से पहले ही एपोप्लास्टिक पाथवे खत्म हो जाता है, और सिम्प्लास्टिक पाथवे को कोई दिक्कत नहीं है। अब कैस्पेरियन स्ट्राइप क्या करता है ये जाने। The filtered solution is released back into the apoplast on the other side of Casparian stripe by endodermal cell
ऑफ लिविंग स्टील से कि कैस्पेरियन स्ट्राइप जो है वाटर के लिए इम्परमिएबल है। द वाटर एंड मिनरल हिट द कैस्पेरियन स्ट्राइप, द वैक्सी बैरियर। कैस्पेरियन स्ट्राइप क्या है? द वैक्सी बैरियर इन द एपोप्लास्ट that force anything to the apoplast to cross the cell membrane। यानी एक कैस्पेरियन स्ट्राइप वाटर को आगे की ओर नहीं बढ़ने देता है। तो कैस्पेरियन स्ट्राइप क्या है, इस पर आइए हम डिटेल से बात करते हैं। अभी आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की हल्का सा हमने एग्जाम्पल दिया है और डिटेल करते हैं। यहां देखिए, आप देख रहे हैं कि ये इपिडर्मिस है और वाटर यहां से इंटर कर रहा है। तो वाटर जब इंटर कर गया तो ये वाटर देखिए सेल वाल के द्वारा जा रहा है। ये सेल वाल से जा रहा है और कैस्पेरियन स्ट्राइप, ये कैस्पेरियन स्ट्राइप बन है, ये क्या किया, वाटर को इंटर नहीं, वाटर अब सेल वाल से कैस्पेरियन स्ट्राइप से आगे नहीं बढ़ा, इसलिए वो क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर इंडोडर्मिस में आ गया। यानी यहीं तक एपोप्लास्ट पाथवे है। लेकिन यह जो सीधे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इपिडर्मिस से क्रॉस करके कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल होते हुए जाइलम पर पहुंचे। तो आपने जाना कि इपिडर्मिस से पेरिसाइकिल तक डायरेक्ट वाटर ले जाने की क्षमता किसको है, तो सिम्प्लास्ट पाथवे को है। किसको है? सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या करता है, इंडोडर्मिस तक ही वाटर ले जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहां देखिए नीचे कि ये सेल वाल के द्वारा जो वाटर जा रहा है इसको हमने कहा है एपोप्लास्टिक पाथ थ्रो सेल वाल। और जो वाटर अगर साइटोप्लाज्म के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा साइटोप्लाज्म में पहुंचे उसका नाम सिम्प्लास्टिक पाथ। तो ये क्या है, सिम्प्लास्टिक पाथ। वैसे पाथवे 3 होते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। क्योंकि ये क्या है, वैक्यूल है, ये वैक्यूल दिखाई पड़ रहा है। तो इस वैक्यूल से वाटर इस वैक्यूल में जाएगा, तो ये वैक्यूलर पाथवे। तो अगर पूछा जाए कि कितने पाथवे है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए या वाटर को रूट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 3 पाथवे है, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। देखिए ये सॉइल सॉल्यूशन में रूट लगा हुआ है, रूट से देखिए एपोप्लास्टिक पाथवे को ध्यान से देखिए। एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या हो रहा है, वाटर कहां से जा रहा है, यहां से देखिए वाटर सेल वाल के द्वारा इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए कैस्पेरियन स्ट्राइप तक आ गया और कैस्पेरियन स्ट्राइप से ये आगे नहीं बढ़ करके अब सिम्प्लास्टिक पाथवे में आ गया और सिम्प्लास्टिक पाथवे के द्वारा ये पेरिसाइकिल तक आ गया। लेकिन जाइलम में जाने के लिए फिर एपोप्लास्टिक पाथवे। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम में वाटर इंटर करता है एपोप्लास्टिक पाथवे के द्वारा और एपोप्लास्टिक पाथवे इंडोडर्मिस से आगे नहीं जा सकता। और सिम्प्लास्टिक पाथवे देखिए, यहां से वाटर इंटर किया, रूट हेयर से प्लाज्मोडेस्माटा होते हुए कॉर्टेक्स के सेल से आगे बढ़ते हुए इंडोडर्मिस से आगे बढ़ते हुए कहां आ गया, पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के बाद फिर एपोप्लास्टिक पाथवे। तो खूब ध्यान से समझ लीजिए कि एपोप्लास्टिक पाथवे क्या है और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है। एपोप्लास्टिक पाथवे के द्वारा वाटर जाता है कैसे, तो सेल वाल से जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस से जाता है और जाइलम के द्वारा जाता है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बातें समझ में आ रही है या नहीं?
यस सर। कुंदन, सर एक बार फिर से समझा दीजिए नहीं है। हाँ, एक दो का है कि मैक्सिमम वाटर दो पाथवे से जा रहा है। एक पाथवे का नाम है एपोप्लास्ट और दूसरे का नाम है सिम्प्लास्ट। तो वाटर जब, देखो यहाँ एपोप्लास्ट को ध्यान दो, यहाँ ये एपोप्लास्ट से वाटर जा रहा है, लेकिन ये कहाँ, सेल वाल के द्वारा जा रहा है। सेल वाल के द्वारा जाते हुए यहाँ क्या हुआ, इंटरसेलुलर स्पेस में जा रहा है। इंटरसेलुलर स्पेस से जाके फिर सेल वाल से जाते हुए कहां तक आया, इंडोडर्मिस तक आया, और इंडोडर्मिस से ये रुक गया, इसीलिए रेड लाइन बंद कर दिया गया, ब्लू लाइन, यानी अब ये साइटोप्लाज्म में चला गया और साइटोप्लाज्म के द्वारा ये आगे बढ़ा कहां तक, पेरिसाइकिल तक। लेकिन जाइलम में आने के लिए फिर रेड लाइन हुआ, यानी जाइलम में भी एपोप्लास्ट के द्वारा आया और इंडोडर्मिस के पहले भी एपोप्लास्ट के द्वारा आया। अब समझ में आया? यस सर। तो एपोप्लास्ट पाथवे तीन कैसे कैसे चलेगा, तो पहला किसके द्वारा चलेगा, सेल वाल के द्वारा, दूसरा किसके द्वारा चलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा, और तीसरा किसके द्वारा चलेगा, जाइलम के द्वारा। लेकिन सिम्प्लास्ट पाथवे वो है जिसके द्वारा वाटर सेल वाल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा पास करता है, और ये इंडोडर्मिस को पास करते हुए कहां तक आता, पेरिसाइकिल तक। लेकिन पेरिसाइकिल से फिर इसको एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा जाना जाता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, वाटर एंड सॉल्यूट ट्रेवल थ्रू द सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट अंटिल रीच टू द इंडोडर्मिस, कि इंडोडर्मिस तक दोनों वाटर अलग अलग जा रहे हैं। At the Casparian stripe, water and solute in the apoplast must be enter into symplast. Casparian stripe पर ये किसमें घुस जा रहा है, symplast में, and cross the endodermis. Inside the steel solute are actively transported in the apoplast. किसके द्वारा, एपोप्लास्ट के द्वारा। तो जाइलम में ट्रांसफर कैसे होता है, एपोप्लास्ट के द्वारा। इंडोडर्मिस के पहले क्या होता है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों के द्वारा। इंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल तक कैसे जाता है, केवल और केवल सिम्प्लास्ट के द्वारा। अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके, आगे चले। अब ये कैस्पेरियन स्ट्राइप देखिए, द कैस्पेरियन स्ट्राइप प्रिवेंट द वाटर एंड सॉल्यूट इन द एपोप्लास्ट फॉर पासिंग बिटवीन द इंडोडर्मल सेल इनटू स्टेल। तो यहां से क्या हो रहा है, ये लाल रंग से जो आया ये क्या है, एपोप्लास्ट है, यहां पर आके रुक गया कि नहीं, और ये ब्लू लाइन का क्या है, सिम्प्लास्ट है, और ये क्या, ये बैंड जो बना हुआ है कैस्पेरियन स्ट्राइप है। इस बैंड का नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्राइप। यह सेलुलोज का के ऊपर लिग्निन का लेयर है, और लिग्निन जो है वाटर को परमिएबल नहीं होने देता। तो पेरिसाइकिल तक कैसे वाटर आ गया, केवल ब्लू लाइन से आया, सिम्प्लास्ट से। अब देखो ये रूट हेयर है, और रूट हेयर से क्या हुआ, दोनों एपोप्लास्ट पाथ ऑफ वाटर देखो और सिम्प्लास्ट पाथ ऑफ वाटर देखो। तो ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म से जा रहा है, तो सिम्प्लास्ट में साइटोप्लाज्म भाग ले रहा है और प्लाज्मोडेस्माटा भाग ले रहा है। एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है, सेल वाल भाग ले रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस भाग ले रहा है, देखो सीधे जा रहा है। इंडोडर्मिस पर आके ये रुक जाता है, जबकि सिम्प्लास्ट सीधे चला जाता है। Symplast, a sustainable living path is known as symplast. The movement of water from cell to cell through plasmodesmata is called symplast path. Epoplast, it is a non-living path of plant watered cell wall, intercellular space and xylem cavity associated. The path of water from root hair to the cortex may be apoplastic or symplastic, but Casparian strip block the apoplast. Thus, water must passes through the passage cell via symplast. तो इस तरह से तुम लोगों ने ये जाना कि वाटर का ट्रांसपोर्ट, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब मैकेनिज्म की बात अगर हम करें तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है,
अगर सेल वॉल के द्वारा जाएगा तो वो इम्बाइब होकर के इम्बिशन के द्वारा जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा तो ऑस्मोसिस के द्वारा जाएगा। तो दोनों ही प्रक्रियाएं पैसिव हैं, इसलिए वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कैसी है? पैसिव है। अब है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, एक जगह से दूसरे जगह कैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन कहता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड, वाटर हो, मिनरल हो, फूड हो, बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम। Mass flow is the movement of substance in a bulk or mass from one point to another point, result the pressure difference between the 2 points। दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट बन जाए तो एक समान जगह से दूसरे जगह चला जाए। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो। Substance whether in solution or suspension are swept along the सेम पेस एज फॉलोइंग रिवर। जिस तरह नदी में धारा बहती है उस तरह इस पदार्थों का धारा बहता है। दिस इज द अनलाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सबस्टांस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बल्क फ्लो कैन बी अचीव आइदर थ्रू ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और ए नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, पुलिंग प्रेशर और पुशिंग प्रेशर। या तो एक तरफ से ढकेला जाए या दूसरे तरफ से खींचा जाए, इस पर ही ट्रांसलोकेशन होता है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलोकेशन होता है। तो ट्रांसलोकेशन किसका किसका हो सकता है? वाटर का हो सकता है, मिनरल का हो सकता है और फूड का हो सकता है। अब आइए वन बाय वन देखिए। सबसे पहले वाटर का ट्रांसलोकेशन। Water movement of a plant, that is called ascent of sap। ascent of sap कि वाटर अगर रूट के जाइलम में पहुंच गया तो रूट के जाइलम से वो स्टेम के जाइलम होते हुए लीफ के जाइलम तक कैसे पहुंचे। upward movement of absorbed water against the gravitational force up to top of the plant is called ascent of sap। is called ascent of sap। बीच में मीटिंग कट जाएगा तो 2 मिनट वेट करिएगा, फिर से मीटिंग शुरू हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट ऑन बाल्सन प्लांट बाय यूजिंग ईओसिन डाई प्रूव द जाइलम इज अ पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। बाल्सम पौधे का नाम है और ईओसिन लाल कलर के रंग का नाम है। ये बाल्सम पौधे में लाल कलर को डाल करके हम लोगों ने ये प्रूव किया कि जाइलम पाथ है एसेंट ऑफ सैप का। ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेशन फोर्स थियरी गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है जिसके द्वारा एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन किया जाता है। मोस्ट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थियरी अबाउट एसेंट ऑफ सैप। द ट्रांसपायरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैप of जाइलम सैप डिपेंड मेनली ऑन फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। कि अगर पौधे के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वाटर ऊपर की ओर जाता है, यह टोटली डिपेंड करता है वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी पर। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी इसके लिए जिम्मेवार है। क्या क्या है वो? तो पहला है कोहेशन, आप जानते हैं, दूसरा है एडहेशन और तीसरा है सरफेस टेंशन। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स लगता है जिससे वाटर चैनल का निर्माण होता है। एडहेशन, attraction of water molecule to the polar surface both as surface of tertiary element। कहता है कि वाटर जिस बर्तन में रखा जाता है, गिलास में रखा जाता है, तो गिलास के दीवाल से और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल के बीच लगता है तो उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं।
तो ये दोनों वाटर की प्रॉपर्टी है, इसके वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर ट्रेवल करता है। लेकिन तीसरी बात है, वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन द वाटर इनटू द गैस फेज। यही लिक्विड फेज में क्या होता है, एक दूसरे से वाटर अगर जुड़ा हुआ है तो वो आराम से एक धारा के तरफ ट्रेवल करेगा। तीसरी बात है कि ट्रैकिड्स, जो प्लांट्स के जाइलम के ट्रैकिड सेल हैं, उनके ल्यूमेन की डायमीटर इतनी न कम है कि वो कैपिलरी की तरह काम करता है और वाटर आसानी से कैपिलरिटी थ्योरी के अनुसार ऊपर की ओर अपलिफ्टेड होते चला जाता है। दिस प्रॉपर्टी गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये प्रॉपर्टी वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। एन एबिलिटी टू रेसिस्ट द पुलिंग फोर्स एंड द हाई कैपिलरिटी, यही बात बोल रहे थे। एबिलिटी टू राइज इन द थिन ट्यूब, कैपिलरिटी, हाई कैपिलरिटी मतलब वाटर थिन ट्यूब में ऊपर की ओर एसेंड करेगा, इसीलिए ट्रैकिड जो है थिन ट्यूब के जैसा काम करता है, उसका ल्यूमेन काफी कम है। The plant capillary is aided by the small diameter of the tracheiary elements, the trachid and vessel elements. Measurement reveal that the force generated by transpiration can create pull sufficient to the lift a xylem size column water over 130 meter height. एक्सपेरिमेंट प्रयोग के आधार पर यह साबित हो चुका है कि अगर पौधा ट्रांसपायरेशन कर रहा है तो उसके वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है पौधे में, तो वाटर लॉस के वजह से पौधे पर एक तरह का दबाव पैदा होता है और यह दबाव पौधे के अंदर वाटर को 130 मीटर हाई तक चढ़ाने के लिए सक्षम है। क्योंकि पहले रूट प्रेशर थियरी दी गई थी और कहा जाता था कि वाटर एसेंड करता है रूट प्रेशर से, लेकिन देखा गया कि छोटे छोटे पौधों में रूट प्रेशर के द्वारा वाटर एसेंड कर सकता है, लेकिन बड़े पौधों में जिनकी हाइट 80 फीट 85 फीट है, यूकलिप्टस का प्लांट है, उसमें कैसे? तो उसके लिए डिक्सन एंड जॉली का दिया हुआ थ्योरी, कोहेशन टेंशन थियरी सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक, जो वाटर के एसेंडिंग या एसेंट ऑफ सैप को ट्रेवल करने को बताता है। ये देखो, ये क्या है, ट्रैकियरी एलिमेंट बनाया गया है, जाइलम वेसल। ये क्या है, ट्रैकियरी एलिमेंट या जाइलम वेसल। इसकी दीवारें क्या है, थिक वॉल्ड है, उस पर लिग्निन है और अब इन दीवालों पर वाटर, देखो यहां वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, दीवार से अटैच कर रहा है, यानी एडहेशन। और वाटर के बीच में क्या हो रहा है, कोहेशन। दोनों वाटर के मॉलिक्यूल आपस में क्यों जुड़े हैं? वाटर मॉलिक्यूल आर कोहेसिवली अटैच्ड सिंस द मॉलिक्यूल आर सेम सबस्टेंस। It is related to the dipole intermolecular force and which gas is a high surface tension. तो देख रहे हो कि कैसे वाटर के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड, कोहेसिव बॉन्ड बनाए हुए हैं, और यही कारण है कि ये वाटर देखो ये ट्रेवल करते जाता है। तो ये कोहेसिव फोर्स के वजह से ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा है और यहां क्या है, एडहेसिव। तो आप दोनों बात समझे कि कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी जो वाटर की है वही वाटर को कैपिलरिटी के लिए एबल बनाती है और एसेंट ऑफ सैप होता है। रूट प्रेशर, अभी बोले थे कि कुछ दिन पहले लोग रूट प्रेशर को ही रियल कॉज समझ रहे थे। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं कि रूट प्रेशर क्या है। अब वेरियस आयन from the soil are actively transported in the vascular tissue of the root. Water follows potential, माने water potential gradient, increase the pressure inside the xylem. जैसे जैसे वाटर जाइलम के अंदर जाएगा तो जाइलम पर एक प्रेशर बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर या कॉल्ड रूट प्रेशर, कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर इन ए स्मॉल हाइट ऑफ द स्टेम। ये बात बोले कि रूट प्रेशर भी वाटर को ऊपर की ओर चढ़ा सकता है, एसेंट ऑफ सैप करा सकता है, लेकिन छोटे हाइट के पौधों में रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड द मोडेस्ट पुश ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट।
they obviously do not play major role in the water movement up to a tall tree. कि इसके द्वारा टॉल ट्री में वाटर नहीं मूव हो सकता है. The greatest contribution of the root pressure may be re-establish the continuous chain of the water molecule in the jalam, which often break under the enormous tension creation by transpiration. कि वाटर प्रेशर, ये रूट प्रेशर वाटर को जमा कर सकता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन ही इसको ऊपर के तरफ अपलिफ्टिंग में मदद करेगा. रूट प्रेशर डज नॉट account for majority of water transport. Most plant meet their need by transpiratory pool. तो पौधे में हमेशा याद रखेंगे कि एसेंट ऑफ सैप के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है? बोलिए. क्या मेरी बात नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रहा है या नहीं? जल्दी बोलिए. मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? रूट प्रेशर समझ में आया या नहीं समझ में आया? बोलिए. मेरी आवाज नहीं सुन रहे आप लोग? सुन रहे हैं सर, तो बोल नहीं रहा है. तो तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बोलेगा ना हाँ या ना, कि फिर हमको आ रहा, हमको समझाएं? लगा कोई और बोले. आ फिर गया से सर हमको. फिर से समझा मैं? नहीं सर, आ गया. अच्छा, बाकी को हमको लगा कि किसी को दिक्कत होगा तो वो बोल लेगा अपना. ठीक है, चलो ना भाई. तो ट्रांसपायरेशन ये समझ में आ गया कि एसेंट ऑफ सैप के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है? ट्रांसपायरेटरी पूल, न कि रूट प्रेशर. तो एसेंट ऑफ सैप, हम लोगों ने एसेंट ऑफ सैप और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को समझा कि एसेंट ऑफ सैप क्या है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या है. इसके बाद हम लोग कहां आएंगे? ट्रांसपायरेशन. तो मैं फिर से जूम मीटिंग लगा रहा हूं, 1 मिनट के बाद फिर मैं आके ट्रांसपायरेशन पर बात कर रहा हूं. ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपीरेशन कहता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट नोन एज ट्रांसपायरेशन. कुर्टिस वैज्ञानिक का नाम है, कहा था ट्रांसपायरेशन इज एन एसेंशियल इविल. स्टुअर्ट नामक आदमी ने कहा कि ट्रांसपायरेशन इज ए अनएवॉइडेबल इविल, माने अवॉइड करने योग्य नहीं. द मिनिमम ट्रांसपायरेशन फाउंड इन सेकुलेंट प्लांट यानी जो पौधे मरुस्थल में पाए जाए, फ्लेसी प्लांट, और मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन फाउंड इन मेजोफाइट. तो सेकुलेंट प्लांट में ही आ गया कौन? एगेव यानी आपने देखा होगा रामदेव बाबा का वो एलोवेरा सेकुलेंट प्लांट का एग्जाम्पल होगा. तो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन मेजोफाइट में होता है और मिनिमम ट्रांसपायरेशन सेकुलेंट. अब ट्रांसपायरेशन कितने तरह के होते हैं? तो एस्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है उसका नाम एस्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, और 50 to 90% ट्रांसपायरेशन एस्टोमेटल ही होता है. इसके बाद एक दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन. लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल विच प्रेजेंट इन द herbaceous stem and leaf. Cuticle is a wax-like thin layer present on epidermis. Little amount of transpiration also occur through the cuticle. इसके अलावा तीसरा ट्रांसपायरेशन होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन. वो भी क्या होता है तीसरा? लेंटिकुलर, लेंटी सेल के द्वारा. आपने
पढ़ा था प्लांट एनाटॉमी में, सेकेंडरी ग्रोथ में लेंटिसेल। तो लेंट्रिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन 3 तरह के हो गए। मोस्ट कौन है? एस्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और तीसरा है क्या? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये देखिए, यहां आप वाटर देख रहे हैं, ये वाटर क्या है? रूट के द्वारा जा रहा है, और रूट से जाकर जाइलम में, जाइलम से यहां तक आया। अब यहां क्या हो रहा है? इसका सैप बन गया, और ये यहां से सीधे सीधे जा रहा है जाइलम से, और ये कहां पहुंच गया? लीफ में। तो लीफ से देखिए एस्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, और यहां से देखिए क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो मुख्य 2 ट्रांसपायरेशन है, लेकिन लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी होता है। तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट। लेंटिसेल आप लोग जान रहे हैं, एंड एपिडर्मिस सम फ्रूट कॉल्ड लेंटिसेल। Some amount of water lost by lenticel, that is called the lenticular transpiration. इसके अलावा भी होता है फोलियर ट्रांसपायरेशन। तो सबसे ज्यादा स्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है, तो स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं? लीफ में पाए जाते हैं, कभी कभी हर्बेशियस स्टेम में पाए। तो लीफ में पाए जाने वाले स्टेमाटा, तो टोटल स्टोमा ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीफ इज कॉल्ड फोलियर ट्रांसपायरेशन। फोलियर ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द लीफ बराबर एस्टोमेटल प्लस क्यूटिकुलर। तो हमेशा हम लोग केवल बात करेंगे एस्टोमेटल और क्यूटिकुलर ट्रांसफर। अब स्ट्रक्चर ऑफ एस्टोमाटा। तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डाइकॉट में स्टोमाटा है। ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या है? ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल पर टोनोफाइब्रिल ये लगे हुए हैं, और गार्ड सेल का ये सेल वाल है, जो बाहर की ओर रिजिड रहता है, ज्यादा मोटा रहता है, अंदर की ओर कम। और ये बीच वाला जगह क्या है? स्टोमेटल स्पेस। ये क्या है? स्टोमेटल स्पेस। Stomata are found on the aerial delicate organ of the outer surface of leaf, form the minute pore, and surrounded by 2 specialized epidermal cell called guard cell. These are kidney sepate या bean seed sepate. कहाँ? डाइकॉट में। मोनोकॉट में the shape of guard cell in monocot is dumbbell sepate. कैसा होता है? किडनी नहीं, डम्बल सेपेट होता है। यहां देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ स्टोमाटा मोनोकॉट में, ये डम्बेल सेपेड है। यहाँ क्या है? स्टोमाटा क्लोज है, गार्ड सेल दोनों चिपका हुआ है। यहाँ क्या है? स्टोमाटा ओपन है, गार्ड सेल दोनों बीच में स्पेस बना रहा है। और ये डाइकॉट में देखिए, किडनी सेपेड या बीन सीड सेपेड है। यहाँ भी स्टोमाटा ओपन है, स्टोमेटल कैविटी बना हुआ है, और यहाँ स्टोमाटा क्लोज है। Guard cell are epidermal cell, but due to the presence of chloroplast, they are differ from other epidermal cell. Outer wall of guard cell is thin and elastic, while the inner wall is thick and elastic. Radially arranged cellulose microfibril are present between the inner and outer wall. Guard cell surrounded by some specialized epidermal cell that is called subsidiary cell या accessory cell. ये याद रखना है कि गार्ड सेल जो है, सो गार्ड सेल के चारों ओर ये क्या है? सब्सिडरी सेल है। ये बने हुए चारों ओर सब्सिडरी, कलरलेस। यहां भी ये सब्सिडरी सेल है। स्टोमाटा फाउंड ऑन द बोथ सरफेस, बोथ अपर एंड लोअर सरफेस लीफ के, बट मेजोरिटी में वो लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। स्टोमाटा अटैच विद द एयर चैम्बर विच फॉर्म द कैविटी इज कॉल्ड सब स्टोमेटल कैविटी। आगे दिखाएंगे हम आपको सब स्टोमेटल कैविटी।
अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, कि स्टोमाटा ओपन कैसे होगा और क्लोज कैसे होगा। क्योंकि स्टोमाटा ओपन होगा तो भी गैसियस एक्सचेंज होगा और वाटर वेपर निकलेगा जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन की कोई अपनी मैकेनिज्म नहीं है, केवल स्टोमाटा का ओपन होना ट्रांसपायरेशन का होना और स्टोमाटा का क्लोज हो जाना ट्रांसपायरेशन का नहीं होना या बंद होना। तो बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं स्टोमाट इस ट्रांसपायरेशन के लिए, बहुत सारे थ्योरियां बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थियरी, जिस तरह एसेंट ऑफ सैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिक्सन एंड जॉली का थियरी, कोहेशन टेंशन थियरी, उसी तरह यहाँ पर स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो थियरी है उसका नाम है एक्टिव पोटासियम आयन हाइड्रोजन एक्सचेंज थियरी और एक्टिव प्रोटोन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और क्लोजिंग के लिए एबीए एब्सिसिक एसिड थियरी। तो पोटासियम आयन स्टोमाटा को ओपन करने में रोल करता है और एब्सिसिक एसिड क्लोज करने। ये देखिए ये प्रक्रियाएं कैसे चलती है। तो यहाँ ये लाइट में क्या दिन में कौन सी प्रक्रिया होती है और डार्क में रात में कौन सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि प्रायः स्टोमाटा दिन में खुलते हैं रात में बंद हो जाते हैं, और वे स्टोमाटा जो रात में खुलते हैं उसको हम लोग कहते हैं एस्कोटोमोटिव स्टोमाटा। एस्कोटोमोटिव स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं? सैकुलेंट प्लांट में, जीरोफाइटिक पौधों में पाए जाते हैं, वहां पर स्टोमाटा काम प्लांट में पाए जाते हैं, उनके स्टोमाटा रात में खुलते हैं। तो दिन में ये खुल रहे तो क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? जैसे स्टोमाटा खुला, कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया, तो क्या बनेगा? स्टार्च। स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ? ऑर्गेनिक एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या करेगा? प्रोटोन रिलीज करेगा, और प्रोटोन को काउंटर बैलेंस करने के लिए पोटासियम आयन इन का अंदर आना होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और पोटासियम आयन जैसे ही इंक्रीज करेगा तो सेल के अंदर क्या होगा? गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा जिससे वजह से क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि गार्ड सेल के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, बाहर में हाइपोटोनिक है, जिसके वजह से वाटर अंदर जाएगा तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, और टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा गार्ड सेल का, तो गार्ड सेल की जो बाहरी दीवारें हैं वो मोटी हैं, और अंदर गार्ड सेल की जो बाहरी दीवारें वो पतली हैं और अंदर की दीवारें जो है वो मोटी है। तो जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो बाहरी दीवारों पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और अंदर वाली जो दीवार है सेल वाले उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, या प्रेशर पड़ेगा भी तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मोटा है। इसलिए गार्ड सेल बाहर की ओर फूलेगा। जैसे सपोज करो कि ऐसे है, अब ये बाहर की दीवारें जब फैलेंगी तो इस तरह की शेप बना लेगी, तो बीच में क्या होगा? स्पेस बन जाएगा। गार्ड सेल स्टोमेटा खुल गया, स्टोमेटा क्या हुआ? ओपन हो गया, स्टोमाटा ओपन। तो जब दिन में स्टोमाटा ओपन हो गया तो ट्रांसपायरेशन शुरू हो जाए। तो यहां से लेकर यहां तक ये लाइट में फिर से जाने फोटोसिंथेसिस हुआ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया, उससे स्टार्च का सिंथेसिस हुआ, स्टार्च ऑर्गेनिक एसिड में बदला, ऑर्गेनिक एसिड में बदलने से उसने क्या किया? डिसोसिएट हुआ, एसिड है डिसोसिएट हुआ तो प्रोटोन देगा। आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, प्रोटोन जब वो देगा तो प्रोटोन जब बाहर की ओर सेल से बाहर जाएगा तो काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके बदले सब्सिडरी सेल से क्या होगा? पोटासियम आयन अंदर की ओर आएगा, जिसके वजह से क्या होगा? गार्ड सेल में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। अब स्टोमाटा ओपन होने से क्या हुआ? CO2 का फिर ट्रांसपायरेशन तो होगा, साथ में गैसियस एक्सचेंज भी होगा। तो गैसियस एक्सचेंज होगा तो क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के द्वारा अंदर जाएगा। इस प्रकार गार्ड सेल में क्या होगा? अंदर क्या होगा? लीफ के अंदर स्टोमाटा का कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन।
और कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक, क्योंकि फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगा और ऑर्गेनिक एसिड का भी निर्माण होगा। और ये ऑर्गेनिक एसिड फिर क्या करेगा, अब इस ऑर्गेनिक एसिड के निर्माण होने से अब ऑर्गेनिक एसिड जब अंदर की ओर निर्माण होगा तो उसके लिए प्रोटॉन चाहिए, वो प्रोटॉन बाहर से लेगा। जब प्रोटॉन बाहर से लेगा तो उसके बदले क्या होगा, पोटासियम आयन बाहर जाने लगेगा, ई फ्लक्स, बाहर जाने को कहते हैं ई फ्लक्स, जिससे क्या होगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अब सेल घट जाएगा। जब पोटासियम आयन बाहर चला जाएगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो था वो हाइपोटोनिक हो जाएगा और इसके वजह से क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस, सेल से वाटर बाहर सब्सिडरी सेल में ट्रांसफर होने लगेगा। जब सब्सिडरी सेल में ट्रांसफर होने लगेगा तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमाटा ओपन होना यानी स्टार्च का ऑर्गेनिक एसिड में बदलना, पोटासियम आयन का अंदर आना, और स्टोमाटा क्लोज होना यानी ऑर्गेनिक एसिड का स्टार्च में बदलना, पोटासियम आयन का बाहर जाना और एक्सोऑस्मोसिस होना, टर्गर प्रेशर के। आइए इसको अगले फिगर से समझाएं। ये देखिए, ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटल स्पेस है। तो गार्ड सेल जब टर्गर होगा, टर्जिड होगा, तो इसकी दीवारें, बाहर की दीवारें बल्ज कर गई और बीच का स्पेस खुल गया। अब ये प्रक्रिया कैसे होता है, ये देखिए, ब्लू लाइट, सन से इसको ब्लू लाइट मिला और यहां पर ये ब्लू लाइट से क्या हुआ, एटीपी बनाया। एटीपी क्या किया, स्टार्च को क्या किया, ऑर्गेनिक एसिड में तोड़ा और ऑर्गेनिक एसिड में तोड़ने से क्या हुआ, प्रोटॉन बाहर की ओर निकल रहा है। तो जैसे ही प्रोटॉन बाहर की ओर निकलेगा तो पोटासियम अंदर की ओर आ रहा है और ये पोटासियम अंदर आया, जिसके वजह से क्या होगा, इसके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, इसलिए इंडो ऑस्मोसिस, बाहर से वाटर आने लगेगा, आ रहा है वाटर, और स्टोमाटा खुल जाएगा। अब आप लोगों को स्टोमाटा खुलने की विधि समझ में आया। तो स्टोमाटा खुलने के लिए कौन सी थियरी लागू हो रही है, पोटासियम आयन थियरी या पोटासियम आयन प्रोटॉन थियरी। अब आते हैं हम लोग क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। प्लांट हार्मोन एबीए, एब्सिसिक एसिड, act on the guard cell which interfere the exchange of potassium and proton in guard cell, result the reverse reaction of opening of stomata, hence stomata close। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि स्टोमाटा क्लोजर के लिए एबीए हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जिम्मेवार है। फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो दो तरह के फैक्टर होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर में कौन है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज द हायर एट द लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, व्हाइल एट हायर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जैसे आज के दिन में बिहार में मानसून आ गया है, तो अभी क्या हो गया है, हायर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो गई है, जिसके वजह से क्या हो गया, ट्रांसपायरेशन का रेट डिक्रीज कर जाएगा, अभी पौधों में ट्रांसपायरेशन कम होगा। देयरफॉर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज हाई ड्यूरिंग द समर एंड लो इन रेनी सीजन। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, Q10, द वैल्यू ऑफ Q10 फॉर ट्रांसपायरेशन इज 2। आप पूछेंगे हमसे Q10 क्या है, तो Q10 पहले इंजाइम में समझाए थे, यहां भी कहते हैं इट मीन्स बाई इंक्रीजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज अप्रोक्सीमेटली डबल। लेकिन याद रखें कि 10 डिग्री से ये डबल क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इंजाइम
जो इंजाइम भाग लेते हैं ट्रांसपायरेशन में, उनकी एक्टिविटी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर दुगुनी हो जाती है, 2 फोल्ड हो जाती है। अब तीसरी बात है लाइट। लाइट स्टिमुलेट ट्रांसपायरेशन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑन द लीफ। ट्रांसपायरेशन के लिए कौन सा लाइट चाहिए? ब्लू एंड रेड। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फास्टर इन ब्लू लाइट, हमेशा कई बार पूछा गया है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फास्टर इन ब्लू लाइट बिकॉज स्टोमाटा आर कंप्लीटली ओपन देयर फुल कैपेसिटी इन द ब्लू लाइट। याद रखने की बात है। विंड वेलोसिटी ऑल्सो अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपायरेशन इंक्रीज इन द बिगिनिंग एट हाई विंड वेलोसिटी 30 to 35 km/h, but later on cause the closure of stomata due to the water stress। याद रखना है कि शुरू में क्या करेगा? विंड वेलोसिटी ट्रांसपायरेशन को बढ़ाएगा, लेकिन अगर बहुत देर के बाद उसको वो स्टोमेटल क्लोजर कर देगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at low atmospheric pressure rate of the diffusion increase which the increase the rate of transpiration by carrying plant from quota to hills station rate of transpiration increase। याद रखेंगे सवाल को कि अगर समुद्र के किनारे से हिल स्टेशन की ओर अगर पौधे को ले जाए तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने से at the low atmospheric pressure rate of the diffusion increase which increase the rate of transpiration। कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। ट्रांसपायरेशन रेशियो मोल ऑफ H2O transpired मोल ऑफ CO2 assimilated। रेशियो ऑफ द लॉस ऑफ वाटर ऑफ photosynthesis CO2 fix is called TR, transpiration ratio। TR is the low transpiration ratio low for C4 plant 200 से 350। C3 प्लांट, जनरल प्लांट को हम लोग C3 प्लांट कहते हैं, लेकिन मेज प्लांट इत्यादि मोनोकॉट के कुछ पौधे जिसको C4 प्लांट कहते हैं, यह बात हम फोटोसिंथेसिस समझेंगे। C4 प्लांट में 500 से 1000, C3 में। दैट मीन्स C4 कंजर्व वाटर विथ इफिशिएंट फोटोसिंथेसिस, माने कि C4 पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए C3 पौधे से कम वाटर की आवश्यकता है। और सबसे कम किसका TR है? मिनिमम TR काम प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट, जिसके स्टोमाटा रात में खुलते हैं। तो ट्रांसपायरेशन रेशियो क्या है? एक बार फिर जान लें, मोल H2O ट्रांसपायर एंड मोल CO2 एसिमुलेट, कि पौधा कितना वाटर ट्रांसपायर करता है और कितना CO2 लेता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर के बाद अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल फैक्टर। तो ट्रांसपायरिंग एरिया, लीफ कितने हैं, लीफ कितने बड़े हैं, इस पर एस्टोमेटल कैरेक्टरिस्टिक, एस्टोमेटा दोनों तरफ है, अपर और लोअर सरफेस ऑफ लीफ पर है, कि केवल लोअर सरफेस पर है या कि कम है और कम है। वाटर स्टेटस ऑफ लीफ, लीफ में कितना वाटर है, ऐसा तो नहीं कि लीफ में वाटर नहीं है। कैनोपी स्ट्रक्चर, पेड़ का कितना बड़ा बनावट है, कैनोपी किस तरह से पेड़ बना हुआ है, तो इन सारी बातों पर भी ट्रांसपायरेशन डिपेंड करता है। 4 बातें हैं, कौन कौन? ट्रांसपायरेशन एरिया, स्टोमेटल कैरेक्टरिस्टिक, वाटर लॉस, वाटर स्टेटस ऑफ लीफ, कैनोपी स्ट्रक्चर। अब जानेंगे हम लोग कि वे कौन से पदार्थ हैं जो ट्रांसपायरेशन को नहीं होने देते या ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज करते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट्स, जो ट्रांसपायरेशन को नहीं होने दें। केमिकल सबस्टांस विच रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज नोन एज एंटी ट्रांसपायरेंट। एंटी ट्रांसपायरेंट जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA, एस्प्रीन, सैलिसिलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। आप पहले भी जान चुके हैं कि एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा क्लोजर कर देगा, एंटी ट्रांसपेरेंट है। ऑक्सी इथिलीन, सिलिकॉन ऑयल, पहले भी जान चुके। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या करता है? रोक देता है ट्रांसपायरेशन को।
तो एंटी ट्रांसपायरेंट का कहाँ यूज कर सकते हैं? जहां पर ड्राई फार्मिंग, जहां पर मरुस्थल है, वहां पर एंटी ट्रांसपायरेंट को हम यूज करके पौधे में वाटर लॉस को कम कर सकते हैं। अब है ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कंप्रोमाइज, दोनों का तुलना, कंप्रोमाइज। तो अभी भी टीआर आपने पढ़ा था, वहां भी आपने ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस में कंप्रोमाइज देखा था कि टीआर क्या है कि लॉस ऑफ वाटर पर मोल एंड कंजम्पशन ऑफ CO2 पर मोल। सर तो क्या क्या है? रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, पहला कूलिंग इफेक्ट, ट्रांसपायरेशन के फायदे क्या है? कूलिंग इफेक्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल इन द प्लांट बॉडी, अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होता तो मिनरल का ट्रांसलोकेशन नहीं होता, ट्रांसपायरेशन नहीं होता तो एसेंट ऑफ सैप नहीं होता, और मिनरल का ट्रांसलोकेशन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एसेंट ऑफ सैप नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर वाटर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा और वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पौधे के जो सेल है वो अपना शेप मेंटेन नहीं करेंगे, टर्जिड नहीं रहेंगे। तो ये बातें थी ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस की कंप्रोमाइज के बारे में। तो इस प्रकार आपने ट्रांसपायरेशन समझा कि ट्रांसपायरेशन क्या है,